नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जींद से है, जहां पर डिटेक्टिव स्टाफ में घुसकर ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस 6 महिला समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरटीओ की गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाकर लोकेशन लीक करने के मामले में डिटेक्टिव स्टाफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसे छुड़ाने के लिए ग्रामीण डिटेक्टिव स्टाफ आए हुए थे। तो ये जींद से खबर है, जहां पर डिटेक्टिव स्टाफ पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। चलिए बात करते हैं। अब हमारे साथ इस खबर पर जींद से वीरेंद्र कुमार एसएचओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनके पास चलते हैं और घटना की जानकारी लेते हैं, आखिरकार किस तरीके से यह घटना हुई। वीरेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है हर खबर पर। जी सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। सर, जिस तरीके से यह घटना सामने आई है, आखिरकार किस तरीके से ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया? ये घटना कल शाम की है और करीब 10 बजे के आसपास से गांव वालों ने थाने पर जो डिटेक्टिव स्टाफ है वहां पर करीब 18-20 लोग आ गए, महिलाओं सहित, और उन्होंने 2 व्यक्तियों को छुड़वाने की एवज में अवैध तरीके से छुड़वाने के लिए थाने पर हमला कर दिया था। लेकिन सर, यहां पर एक बात समझने की कोशिश करूंगा मैं आपसे। जो ये माजरा पूरा घटा, ग्रामीण इकट्ठा होकर डिटेक्टिव स्टाफ में दाखिल होते हैं और एक साथ हमला बोल देते हैं। जो रखवाले पुलिस वाले जो रखवाले होते हैं जनता के, आखिरकार वो सुरक्षित नहीं है क्या? अब नहीं, सब कुछ सुरक्षित है सर। इस तरीके से हमला बोल दिया, इतने हौसले ग्रामीणों के कैसे बुलंद हो गए? और दूसरी चीज कि जो जानकारी है, जो लाइव लोकेशन जो है वो लीक कर रहे थे, क्या कुछ किस तरीके से लीक कर रहे थे? क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं लग पाई थी? देखो, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान ये पता लगा दिया था कि भाई गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था, इस कारण सरकार को आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुंचा है। और 2 व्यक्तियों को इसके इस संबंध में अरेस्ट भी किया है। तो सर, यहां पर अगर बात की जाए तो क्या वो कौन सी गाड़ी में जो है जीपीएस सिस्टम लगा रखा था, और ये जीपीएस सिस्टम कब लगा रखा था, कब आपको जानकारी हुई, किस तरीके से आपने जानकारी हासिल की? 2-3 महीने पहले लगा हुआ था ये। और इस संबंध में जब जो ड्यूटी साहब थे चेकिंग के दौरान जाते थे तो उनको रास्ते में जो व्हीकल होते थे, वो रोड्स व्हीकल होते हैं, वो नहीं मिलते थे। इसका शक हुआ तो गाड़ी का चेकअप हुआ, तो चेकअप के दौरान जीपीएस सिस्टम मिला था और उसी दौरान फिर इन्वेस्टिगेशन चली। और इन्वेस्टिगेशन दौरान 2 व्यक्तियों के खिलाफ सबूत गुजरने पर उन लोगों को अरेस्ट किया जी। लेकिन इसमें जो है कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और साथ ही साथ वो आरोपी थे, उनके साथ किस तरीके का जो है कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ है? इसमें करीब 3-4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और इस जो कल उन्होंने डिटेक्टिव स्टाफ को घेराव किया है, उनमें उनके खिलाफ 148, 149 और 186, 225, 332, 354 जी। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर कि जो लोग थे, अराजक तत्व तो कहेंगे कि चूंकि जिस तरीके से जनता के रखवालों पर ही इस तरीके का कृत्य ग्रामीणों के द्वारा किया गया, ये पूरा माजरा किस तरीके से सामने आया? चूंकि जो ग्रामीण थे वो उन लोगों को छुड़वाने के लिए क्यों आए हुए थे, जो कि पहले से ही इस तरीके के आपराधिक तरीके की जो घटना को अंजाम दे रहे थे, जीपीएस सिस्टम लगवा रहे थे? क्या वो किस तरीके से उस आरटीओ की गाड़ी उनके हाथ लगी? ये तो चोरी छिपी ही लगाया था उन्होंने, जो जीपीएस सिस्टम था। और जो
गलत तरीके से जो लोग वहां पर आए थे, मौके पर आए थे, वो उन्होंने गलत काम किया, अवैध रूप से छुड़वाने के लिए आए थे वो लोग, इसीलिए उनके खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की है उनके खिलाफ। लेकिन सर, अगर बात की जाए उन 2 युवकों की जिन्होंने ये आरटीओ गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाया, उनसे जब पूछताछ आपने की होगी तो किस तरीके की जानकारी सामने निकल कर आई? क्या उन्होंने कबूला किस तरीके से जो है जीपीएस सिस्टम लगाकर और लोकेशन लीक कर वो करना क्या चाहते थे? उनका मकसद क्या था इसके पीछे? ये अभी जांच चल रही है, जांच का विषय है ये। इस बारे में पूरी जांच होने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। जी, मेरा और एक और सवाल आपसे यह है, क्या आरटीओ की गाड़ी के साथ साथ दूसरी गाड़ियों में भी जो सरकारी गाड़ियां हों वहां पर भी उन्होंने जीपीएस सिस्टम लगा रखा था, या फिर कार्यालय में कोई जीपीएस सिस्टम जैसी मशीन लगा रखी थी? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जी सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए जींद की, ये जो मामला सामने आया है, लगातार जिस तरीके से बीते दिनों की अगर मैं बात करूं, पीछे भी कई घटनाएं इस तरीके की आती हैं कि हौसले इतने बुलंद हैं, लगातार लोग फायरिंग करते हुए अमूमन जो है आम बात हो गई है। किस तरीके से, आखिर क्यों इस तरीके की जो घटनाएं जो सामने निकल कर आ पाती हैं, पुलिस प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर पाता? सर देखो, जो भी कार्रवाई करता है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से करता है। जो भी जिस तरह का अपराध करते हैं व्यक्ति, उन्हीं धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है। सर, जो गिरफ्तार हुए लोग हैं उनमें से कितनी महिलाएं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? क्या उनको कब तक के लिए गिरफ्तार किया गया? कोई धाराओं के तहत जो है क्या जेल में डाल दिया गया है, या फिर हिरासत में लेकर उनको छोड़ने की भी कवायद शुरू होगी? क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी इसमें? इस दौरान कुल 17 व्यक्ति अरेस्ट किए गए थे, जिनमें से 11 पुरुष हैं और 6 महिलाएं थी। जी, हमने 17 सभी को कोर्ट में पेश कर दिया है। माननीय कोर्ट ने महिलाओं की तो बेल ले ली है और जो 11 व्यक्ति थे उनको जेल में भेज दिया गया है, जुडिशियल भेज दिया गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, हर खबर को हमारे साथ जुड़े और तफ्तीश से इस मुद्दे पर जो है जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे वीरेंद्र सिंह। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। लोहारू के खरखड़ी गांव में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने दक्षिण हरियाणा को बड़ी सौगात देते हुए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी। इसके अलावा सीएम ने लुबास विश्वविद्यालय हिसार के 9 करोड़ की लागत से बनने वाले लोहारू के बहल के पशु विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी और साथ ही साथ 36 करोड़ रुपए की लागत से सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। अनाज के बजाय यदि हम फल हैं, सब्जियां हैं और इस प्रकार के किसान की आय के साधन अगर बढ़ाएंगे, मछली पालन का काम है, मधुमक्खी पालन का काम है, खुंबी का काम है, इस प्रकार के अगर कामों में आगे बढ़ेंगे तो बिना जमीन के भी, जमीन कम होने के बावजूद भी किसानों की आमदन बढ़ जाएगी। इस प्रकार का हमारा एक सारे प्रदेश में तो है ही है, देश भर में भी इस प्रकार का काम नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमको थोड़ी दिशा बदलनी चाहिए। हरियाणा में इसकी हम पहल कर रहे हैं और हरियाणा की पहल के नाते हमने बागवानी और पशुपालन इस पर जोर दिया है। हमने ही आने के बाद महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की कि बागवानी का काम बढ़ाओ। उसके लिए जिस प्रकार की सहायता चाहिए, सब्सिडी चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अनुसंधान केंद्र चाहिए और कहीं खराबा हो जाए तो उसका मुआवजा भी भरपूर देंगे। तो इस प्रकार से बागवानी के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। पशुपालन का काम हमने बढ़ाना शुरू किया। हमारे विश्वविद्यालय पर जो लाला लाजपत राय पशुपालन का, हमारा पशु चिकित्सा का विश्वविद्यालय है, उसने उसमें और प्रगति की है। तो इस नाते से पहले
जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी ख्याति सारी दुनिया में है। हम चाहेंगे कि हमारे दोनों नए विश्वविद्यालय भी, लाला लाजपत राय यानी जिसको लुआस कहते हैं, और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इनको दोनों को भी इतना आगे बढ़ाएं कि ये भी विश्व पटल पर आगे आ जाए, ताकि दुनिया कहे कि भारत और हरियाणा के अंदर ये दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो किसी से पीछे नहीं है। खेती के लिए, पशु चिकित्सा के लिए जो दो नए जो आयाम यहां खड़े किए जा रहे हैं, दो अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं, और साथ ही आज 224 करोड़ रुपए के 16 परियोजनाएं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास यहां किया गया है। इस अवसर के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब इस देश में अनाज की कमी आई थी, तो इस उत्तर भारत ने, खास करके हरियाणा, पंजाब का भी नाम ले सकते हैं, यहां के किसानों ने हरित क्रांति, इसके माध्यम से और पूरे देश के अन्न संकट को खत्म किया था, भरपूर अनाज पैदा किया, अपने देश के लोगों का पेट भरने का काम ये हम लोगों ने किया, और इतना पैदा कर दिया कि अब तो सरप्लस होने लग गया। गोदामों में पड़ा पड़ा खराब भी हो रहा है, खाया नहीं जाता है। कोविड के दिनों में मुफ्त खूब बांट लिया, उसके बाद भी अनाज खत्म नहीं है, बल्कि कुछ देशों में अब हम अपने अनाज को एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। अनाज तो बहुत पैदा कर दिया, लेकिन उसका जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो गिर गई। और वो इसलिए गिरी कि हमने जो खाद है, केमिकल का खाद, जो हमारा यूरिया है, पोटाश है, डीएपी है, और इस तरह के जो खाद हमने डाले हैं, पेस्टिसाइड्स डाले हैं, उसके कारण से अनाज की क्वालिटी खराब हुई, और कुछ ना कुछ जाने अनजाने में हमारे शरीर को रोग भी लगने लग गए हैं, प्रदूषण भी पैदा हो गया। तब ये ध्यान में आया है कि नहीं, हमको थोड़ा सा दिशा बदलनी पड़ेगी। अनाज भले थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हां, जब अच्छी क्वालिटी का होगा तो कम होने के बाद भी उसका भाव ज्यादा मिलेगा, आमदन पहले से ज्यादा हो जाएगी। उधर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर करने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार में आपसी सहमति बन गई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर नया नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने पर सहमति बनाई। साथ ही साथ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण और आधुनिकीकरण के में हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन का योगदान शामिल है। साथ ही विस्तार के बाद यह एयरपोर्ट इस क्षेत्र के विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में हरियाणा की भी बराबर की हिस्सेदारी है, इसलिए इसके नाम में पंचकुला शहर का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए। इस बारे में हरियाणा की ओर से सिफारिश पंजाब सरकार को भेज दी है और केंद्र सरकार से भी इस विषय में आग्रह किया है। तो पंजाब और हरियाणा से खबर, जहां पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट होगा नाम, जिसको लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच सहमति बन गई है। उधर पानीपत के शुक्रनाथ डेरे पर 65 साल के सन्यासी बाबा की पीट पीटकर हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और भक्तों में भारी रोष है। वहीं मौके पर पहुंची मतलौड़ा पुलिस ने बाबा के शव को कब्जे में लिया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि हमलावर डेरे में अपने जीजा को मारने आए थे। पानीपत से खबर है, जहां पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। न्यासी बाबा को यहां पर पीट पीट कर मार दिया गया। वेद मेरे पास रहता था। बाबा जी के ताऊ गुरु जी थे। मेरे ताऊ गुरु थे ये जी। और हमारे तो किसी के साथ बहस भी नहीं थी। कोई
हमारा बाबा जी आके रुक रहा था, वो गढ़पीर, वो सन्यासी महात्मा, उसके साथ उनको वो खनौरा ब्याह रखा था, उसने उसको पीटने के लिए आए थे। हमारे बाबा जी उसको छुटवा रहे थे। यहाँ से शेरा और खंडरा के बीच में जंगल है, गाँव शेरा का, वहाँ एक किया बनी हुई है, महाराज जी रहते हैं वहाँ। महाराज जी को चोट मार के कोई डेड हो गए वहाँ महाराज। इसकी सूचना मिली, जो हम मौके पे पहुंचे थे तो वो कार्रवाई हुई। कुछ बताया सर कि आरोपी कौन था सर, कुछ पता लगा अभी तक? देखो अभी तो नहीं। पानीपत से खबर है, जहां पर न्यासी बाबा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शुक्रनाथ डेरे पर यह हत्या की गई है। साथ ही साथ पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। न्यासी बाबा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। शुक्रनाथ डेरे पर यह हत्या की गई, जहां पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। उधर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने किसान मजदूर कर्ज मुक्ति आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आंदोलन को मजबूती देने के लिए बाकायदा भारतीय किसान यूनियन प्रदेश में 1 लाख किसान क्रांतिवीरों की भर्ती करेगी। यह जानकारी रादौर में आयोजित किसान महापंचायत में भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने दी। इसके अलावा उन्होंने देह शामलात और मुश्तरका मालकाना भूमि को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान किसी भी कीमत में अपनी इस जमीन को सरकार को कब्जाने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने नारा देते हुए कहा कि जो कर्ज मुक्त करेगा वही देश पर राज करेगा। साथ ही यहां पर उन्होंने कहा जो कर्ज मुक्त करेगा वही देश में राज करेगा। किसान मजदूर कर्ज मुक्ति आंदोलन, ये बीकेयू की तरफ ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है और साथ ही साथ 1 लाख किसान क्रांतिवीरों की भर्ती होगी। किसान पंचायत से आज पूरे प्रदेश में किसान मजदूर कर्ज मुक्ति आंदोलन की, जो पहाड़ का क्षेत्र है, घाट का क्षेत्र है, वहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। और ये कर्ज मुक्ति का आंदोलन पूरे प्रदेश में जाएगा। और इसके साथ साथ जो शामलात दे है, मुश्तरका मालकान है, आबादी है, पट्टी दे है, आबादी दे, बहुत सारी ये 8-9 किस्म की जो जमीन है जिस पर सरकार अपनी निगाह गड़ाई हुई है इसको छीनने के लिए, उसके लिए भी आज वहां आह्वान किया जाएगा। उधर तोशाम में बापोड़ा गांव में जन्माष्टमी व गोगा नवमी के अवसर पर एसएन स्पोर्ट्स कबड्डी एकेडमी के द्वारा ग्रामीण नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 30 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश की पूर्व मंत्री और तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है। खेल नौजवान युवाओं को दिशा भ्रमित नहीं होने देते और उनकी ऊर्जा का सही उपयोग होता है। उन्होंने कहा कि अब वे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगी और उनमें नया उत्साह भरेंगी, जिससे पार्टी को मजबूती दी जाए और इस अभियान की शुरुआत करनाल से करेंगी। तो शाम से खबर, जहां पर किरण चौधरी ने यहां पर शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने 30 इस पूरे ये प्रतियोगिताएं जो हैं और यहाँ ये हो रही हैं, ये सारा जो है हमारे गांव के जो हमारे बच्चे हैं और खास तौर से सुभाष, इसकी सारी टीम है, ये इनकी देन है और ये खुद ही सारा इसका आयोजन करते हैं। मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज के दिन जो आज बहुत ही एक पावन पर्व के तरह मनाया जाता है, आप जानते हो कि जन्माष्टमी कल पूरा हुई है, पूरी कृष्ण जी का जन्म का था और आज जो है गुगा जी का जो है महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही पावन पर्व के ऊपर ये खेल कूद जो करवाए जा रहे हैं, ये नौजवान बच्चों को सही दिशा के अंदर जो है लेके जाने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही जबरदस्त अनिवार्य है।
उधर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान सिंह हिसार के कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और इस बैठक में राजीव गांधी के भारतीय राजनीति पर योगदान के बारे में चर्चा की गई। बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए उदयभान सिंह ने कहा कि बीजेपी ने बुजुर्गों के साथ धोखा किया और लगभग 5 लाख बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन भी काट दी गई है, जो कि गलत है। आदमपुर चुनाव को लेकर उदयभान ने कहा कि कुलदीप के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता के साथ कुलदीप बिश्नोई ने सदा धोखा किया है। वह अब तक अपने पिता के नाम पर ही राजनीति चमकाते आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। वाला समय निर्णय लेगा। अभी लोगों से परामर्श करेंगे, लोगों पे राय ली जाएगी। हमारे लगे हुए हैं साथी और सभी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कौन आदमी मजबूती से टक्कर दे सकता है। राजनीतिक ज्ञान वाला एक कुलदीप बिश्नोई बच्चा है जिसको राजनीतिक ज्ञान अपने बाप को भी, पिताश्री को भी नहीं बताया और कि वो पार्टी जब बनाई थी आज का, और उनको भी धोखे में रखा था। इनको राजनीति का ज्ञान है कि जो कभी बीएसपी में गए तो जब मुख्यमंत्री बनने थे, फिर उसमें गए बीजेपी के साथ समझौता किया तो मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे। अब क्या बनने के लिए गए? अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा उकलाना के गांव बुढ़ा खेड़ा में बाबा रामदेव का जागरण किया गया। इस अवसर पर हल्का उकलाना से पूर्व प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी की जिला हिसार की पूर्व उपाध्यक्ष भारती उकलाना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बाबा रामदेव महाराज के चरणों में नमन किया, वहीं दीप प्रज्वलित करके जागरण की शुरुआत की। पूर्व उपाध्यक्ष भारती उकलाना यहां इस कार्यक्रम में शिरकत की, दीप प्रज्वलित कर जागरण की शुरुआत की। आज यहाँ बुढ़ा खेड़ा में रामदेव जी महाराज का जागरण है और हमें भी सेवा का मौका मिला है और काफी श्रद्धालु, सभी महिलाएं, सभी मार्गदर्शक यहाँ पहुंची हुई हैं। और यहाँ पर इसी मौके पे हमारी जो गुड़िया है ये अपने वार्ड नंबर 1 से अपना जिला परिषद के लिए बहुत अच्छी तैयारी करी है, समाज सेविका है। तो हम इनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे। आम आदमी पार्टी में इनकी ज्वाइनिंग हो गया और हमारे जो प्रदेश संगठन मंत्री सुखबीर चहल जी भी यहाँ पहुंचने में थोड़ा सा उनको टाइम लग गया, पहुंचने वाले हैं वो भी। और साथ में हमारी नीलम बहन जी, वो भी जो मजदूर की प्रधान है, वो भी आज आम आदमी पार्टी में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।